जिंदगी में बहुत सारे अच्छे दिन आते हैं, लेकिन कुछ डेज ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहते हैं। और उन्हीं में से एक 11 अप्रैल। इस नारा कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग के इस प्रोफेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिया। बहुत सारे मेरे मन में क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे स्टूडेंट के भी क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले, कैसा लग रहा है टू बिकम अ सीपीए? चारों पेपर को वन शॉट क्लियर करने पे कुछ बताएं इसके बारे में। सबसे पहले तो सर आई वांट टू थैंक यू, क्योंकि आपके कंट्रीब्यूशन या आपकी हेल्प के बगैर ये कभी भी नहीं हो सकता था। पहला तो थैंक्स टू यू। दूसरा सर, इट फॉर मी इट वाज ए काइंड ऑफ ड्रीम कि मैंने जैसे बताया भी कि मैं सीपीए या सीए कुछ भी अपनी लाइफ में कर सकूं। डिस्पाइट यू आर हैविंग नॉलेज, बट कुछ ना कुछ आपको अपनी लाइफ में ऐसा अचीव करना होता है जिससे आपकी वो नॉलेज सर्टिफाई भी हो जाए। तो इट वाज ए काइंड ऑफ ड्रीम फॉर मी। जब मैं आपसे मिला भी था, मुझे लग रहा था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आई वाज डाउटफुल, बट अब बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली ये अचीव हो गया। आई एम बिट हैप्पी। मेरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश है। और मतलब एक अलग घर में कल से जैसे सेलिब्रेशन होती है, दिवाली होती है ना, 2-3 दिन के लिए आपके घर में बहुत अच्छा माहौल होता है, तो उस तरीके से माहौल है सर। पूरी जिंदगी 11 अप्रैल 2023 को अब नहीं भूलेंगे आप, मेरे हिसाब से, कि इस दिन बिल्कुल सर, आपको बिल्कुल। एक ऑफिशियल टैग मिला सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, अमेरिका के चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत सारे बिल्कुल सर। बच्चे इस प्रोफेशन को करते हैं, उनके क्वेश्चंस होते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा। हाँ जी सर। बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन, अनबायस्ड ओपिनियन आपको देना। हाउ डिफिकल्ट इज सीपीए? सर डिफिकल्ट है। इट इज नॉट ए केक वॉक कि आप आएंगे और आप करके चले जाएंगे। इट इज नॉट काइंड ऑफ दैट। डिफिकल्ट है बट मैनेजेबल है। इफ यू आर डिवोटिंग टाइम, आपके अंदर डेडिकेशन है और आप उस पर टाइम लगाते हैं, डाउट्स आएंगे, गलतियां होंगी, बट अगर आप वो करते रहेंगे और डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ करते रहेंगे तो इट इज मैनेजेबल। बट जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक्स होती हैं कि 1 साल 6 महीने या 3 महीने, इस तरीके का मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शायद लोग कर लेते हो, बट मुझे नहीं लगा कि ऐसा पॉसिबल है इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में करना। और डिफिकल्टी एक लेवल की डिफिकल्टी है। आई डोंट नो, मैं चार्टेड नहीं हूँ तो मुझे वहां से नहीं पता कि चार्टेड से कितना कंपैरिजन है, बट टफ है ये। उसके बाद कौन सा पेपर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है? उसके पहले, आपका आंसर लेने से पहले, मार्केट में चलता है कि कोर्स चेंज हो रहा है, तो बीईसी इज ए केक वॉक। सभी इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि 2023 खत्म होने के पहले बीईसी को पास कर लो, जैसे कि बीईसी सबसे सरल है। क्या बीईसी वाकई बहुत सरल है? और चारों पेपर में आपको कौन सा डिफिकल्ट लगा? बीइंग ए बीकॉम ग्रेजुएट, नो सीए बैकग्राउंड, इसके पहले कोई पढ़ाई नहीं करी, एक वर्किंग प्रोफेशनल, वो भी सीनियर प्रोफाइल पे आप काम करते हैं, 10-15 ईयर का आपका स्टडी में गैप है, तो क्या बीईसी बहुत राइट। सरल? पहला क्वेश्चन। सब भी इसी बिल्कुल भी सरल नहीं है। मीन्स पीपल वर सेइंग, मैं भी इसी assumption में था। मैंने लास्ट में इसीलिए रखा था, मैं कहा 2-3 महीने में कर लूंगा और एक वक्त की तरह है। और मैंने अपने ऑफिस में सीनियर लीडरशिप को भी यही बोला हुआ था, मुझे छुट्टियां भी नहीं चाहिए होंगी, आई बी एबल टू मैनेज। बट जब मैं प्रैक्टिकली करने गया तो ये उतना इजी पेपर नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं कंप्लीट इसमें। कॉस्टिंग आ जाती है, आपका आईटी सेक्शन आ जाता है, इंटरनल कंट्रोल्स आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स आ जाता है, इवन फाइनेंस पार्ट का भी कुछ पार्ट आ जाता है। तो बहुत सारी चीजें याद करने के लिए है। और मैंने जितना फील किया और मैंने लोगों से भी जो ओपिनियन लिया, बहुत सारे लोग इसे समझते हैं कि इट इज ए काइंड ऑफ केक वॉक, जाओ और 2 घंटे या जो भी वो टाइम फ्रेम लेते हैं पढ़ के जाओगे, हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी इस पे। तो बीईसी बिल्कुल सरल नहीं है। मैं व्यूअर्स को यह भी कहना चाहूंगा, देखिए, इसमें आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इसमें आपको फाइनेंस पढ़ना है, इसमें आपको कॉस्ट पढ़ना है, इसमें आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ना है। तो ये मिक्स है, मतलब आप एक डोमेन में सेटल नहीं हो सकते कि आप अकाउंट्स अकाउंट्स पढ़ रहे हैं या आप टैक्स टैक्स पढ़ रहे हैं। तो मिक्सचर है, तो मैं इसको कहीं से भी आसान नहीं मानता हूं। हो सकता है पासिंग परसेंटेज ज्यादा हो, इसमें बच्चे ज्यादा पास कर लेते हो, बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि सीपीए का कोई भी एग्जाम आसान होने वाला है। तो मैं चारों पेपर को इक्वल वेट देता हूं। फिर भी आपको चारों में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा लगा? सब मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट बीईसी था और सबसे इजी मेरे लिए पार था। मुझे जो लगा कि बीईसी सबसे टफ रहा मेरे लिए अभी तक। अच्छा, तो आपको सबसे टफ लगा बीईसी। उसके बाद एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, अब मैं वर्किंग प्रोफेशनल को भी ना दो कैटेगरी में बांटता हूं। मैं एक दिल्ली एनसीआर वाले वर्किंग प्रोफेशनल को अलग, मुंबई दिल्ली एनसीआर वाले, क्योंकि ये वाले जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं ना, इनके साथ में दो बहुत बड़े चैलेंज होते हैं। ट्रैवलिंग इज अ बिग चैलेंज। मतलब अगर आप दिल्ली में मेट्रो में जाते हो, बिकॉज मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल रहा हूं, अब तो 7-8 साल हो गए हैं, तो मैं किसी टाइम पे मोती नगर से ओखला
मेरी कंपनी में मैं जॉब करता था, तो मुझे 1.5 घंटा लगता था आना जाना। तो दिल्ली एनसीआर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी ट्रैवलिंग करना पड़ता था कि नहीं, कि आप वर्क फ्रॉम होम में ही काम करते हैं अभी राइट नाउ? सर मेरा हाइब्रिड चल रहा है, बीच बीच में मैं जाता हूँ, जैसे 2 से 3 दिन में जाता हूँ। तो तो अभी ट्रैवलिंग आपको इज ए पेन। हाँ, ट्रैवलिंग इज ए पेन इन दिल्ली एनसीआर, और वो कहीं ना कहीं आपको एग्जॉस्ट भी कर देता है व्हेन यू रिटर्निंग बैक फ्रॉम ऑफिस। एक तो ऑफिस का प्रेशर, उसके बाद ट्रैवलिंग, तो घर में आने के बाद एनर्जी नहीं रहती कि आप बुक्स को उठा पाएंगे या आप पढ़ पाएंगे। ये एक पेन एरिया है, लेकिन मैनेज भी आपको ही करना है, इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। बिल्कुल। सॉल्यूशन भी आप ही के पास है। शाम शाम को आने के बाद, देखिए जब आप, अगर मैं मान के चलो एक नॉर्मल वर्क लाइफ मानूं 11 to 7 के बाद, मुझे लगता है कि हम्म। कई बार स्टूडेंट के लिए बुक को उठाना बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। अगर आप एक फैमिली वाले हैं तो आपके किड्स होंगे, आपको फैमिली को भी टाइम देना है, आपका भी मन करता बिल्कुल। होगा एंटरटेनमेंट करने का। क्या चीज आपको मोटिवेट करती थी कि, क्योंकि बिना पढ़े तो आप इस एग्जाम में पास हो नहीं सकते, और रेगुलरिटी इज द की। तो ऐसा क्या मोटिवेशन आपको मिलता था कि 11 to 7 के बाद आपने क्या रेगुलरली पढ़ाई को करा? क्या शेड्यूल क्या होता था स्टडी का? सर मैं नॉर्मली अपना रखता था कि मैं एटलीस्ट इन अ डे 4 से 5 घंटे डिवोट जरूर करता था, डिस्पाइट मेरा कितना भी हैवी डे हो। बहुत सारे मतलब क्लोजिंग में दिन ऐसे होते थे कि मैं रात को 1-1 बजे घर आ रहा हूँ या 2-2 बजे घर आ रहा हूँ, बट मेरे पास कुछ उस टाइम भी रहे कि ठीक है 1 बजे जब घर आ रहा हूँ आधा घंटा पढ़ लेता हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा, आधा घंटा पढ़ लेता हूँ। बट मैंने बीच में कभी भी स्किप नहीं की स्टडीज, चाहे वो सैटरडेज हो संडे हो। सैटरडे संडे में फुल रखता था। फैमिली टाइम देना जरूरी होता है, बट द की टू सक्सेस इज कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। एक आधा दिन बीच में चल जाता है, बट मोटिवेशन अपने आप को, मतलब कई बार होता था डिमोटिवेट हो जाता था। मेरे लिए जो सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता था, मैं सीए पासिंग की वीडियोस देख लेता था, जहाँ लोग अपना रिजल्ट शेयर कर रहे होते थे। तो वो एक वीडियो देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था कि मुझे ये दिन लाना है अपनी लाइफ में। तो उसके थ्रू मैं बार बार अपने आप को मोटिवेट करता रहता था बीच बीच में। आपके लिए वो दिन आया, और आपने इवन बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इस कोर्स को करते हैं, तो आज आप एक अमेरिका के सीए बन गए। अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, सिमुलेशंस। मुझे लगता है कि सिमुलेशन सबसे डिफिकल्ट टास्क होते हैं बच्चों को सॉल्व करने में, बट आपका कहना है कि सिमुलेशंस आपको उतने डिफिकल्ट नहीं लगे। रीजन क्या है, मैं ये जानना चाहूंगा। सर मेरे को, अगर मैं इसे दो पार्ट में इस क्वेश्चन को कैटेगराइज कर लेता हूँ, पार ऑडिट और रेगुलेशन के सिमुलेशंस मुझे टफ नहीं लगे थे, बीईसी के लगे थे। अब मुझे टफ क्यों नहीं लगे थे, मतलब मैं उसे खुद अपनी स्ट्रेटेजी बोलता था, मतलब मैंने घर पे बना के उसे बुलेट प्रूफ स्ट्रेटेजी कह दिया था कि अगर मैं ये प्रूव कर लूंगा तो आई बी एबल टू पास। जितने भी मैं क्वेश्चंस करता था, मैं मेरा मेथोलॉजी ये रहती थी, हर चैप्टर को आपकी वीडियो सुनना, उसके बाद रीड करना, अपने हैंड रिटन नोट्स पढ़ाना बनाना, उसके बाद उन हैंड रिटन नोट्स को 2 बार रीड करना, उसके बाद एमसीक्यूज पे जाना। और एमसीक्यू में मैं जहां जहां गलती करता था मैं उसके स्क्रीनशॉट ले लेता था, और उस स्क्रीनशॉट को एक्सेल पे पेस्ट करके उसके अगेंस्ट क्या रीजनिंग रही, क्यों मेरा गलत रहा और क्या अप्रोच होनी चाहिए, मैं ये यूनिट वाइज हर यूनिट के प्रिपेयर करता था। अब जब भी आपके पास 20 यूनिट के तैयार हो जाते हैं, उसके बाद आप उसे रिवीजन करते हो, अपनी गलतियों को देखते हो, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एंड टू एंड हो जाती है कि कहाँ कहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो चैप्टर में कंप्लीट नहीं दी हुई होती। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड टू एंड बिल्ड हो जाती है, उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि सिमुलेशन में सिर्फ आपको उसी अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करना है। सिमुलेशन में और कुछ भी नहीं है, जो अंडरस्टैंडिंग आपने एमसीक्यू से ली है वही आपने अप्लाई कर दी है मतलब सिम्स में। अगर आप एमसीक्यू में अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं अराउंड 80-90, तो आपको सिमुलेशंस भी सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बोलूंगा, सिमुलेशंस की ना लेंथ बहुत बड़ी होती है, और एक कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको उसको कई बार देखने में थोड़ा सा स्टार्टिंग में फियर हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको पार्ट्स में करेंगे तो धीरे 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 आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एग्जाम में जब आपने एग्जाम दी, क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड ज्यादा आते हैं? पहले एमसीक्यू में बात कर रहा हूं, थ्योरी बेस्ड ज्यादा आते हैं या न्यूमेरिकल बेस्ड ज्यादा आते हैं? और अगर न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं तो क्या वो बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशन के होते हैं, या आप विद इन 1 मिनट उसको सॉल्व कर सकते हैं? सर ये डिपेंड करता है, जैसे कुछ लोग, मैं अभी बहुत ही रिसेंट बीईसी का एग्जांपल लेता हूँ, बीईसी में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि थ्योरी ज्यादा आती है। मेरे एमसीक्यूज लगभग 70% न्यूमेरिकल थे, जिसमें रेशियोज भर भर के थी। ओके। रेशियो उन्होंने बहुत, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल आपका ऐसा नहीं होगा कि बहुत लेंदी होगा, आपको बहुत टाइम कैलकुलेशन में लगाना है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, आप वो इफ एंड बट लगा के उसे इमीडिएटली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होता एक क्वेश्चन के लिए। 1 मिनट, 1.15 मिनट, इससे ज्यादा आप नहीं लगा सकते। सो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल हैं, और ये मिक्स आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा लेंदी नहीं। मॉक टेस्ट में आपने जब भी पास किए,
आपको ग्लैम रिव्यू प्रोवाइडर्स का हमने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया था, ग्लैम के मॉक टेस्ट को आपने पास किया, जो भी मॉक टेस्ट आपको दिए गए। मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं कि अगर आप मॉक टेस्ट में पास हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली एग्जाम में पास होंगे। तो ये सही बात है कि नहीं, कि मॉक टेस्ट का क्या बेनिफिट है? बिल्कुल फैक्ट है सर, मेरे केस में तो मतलब 3 एग्जाम में ऐसा रहा है, जितने मॉक में आए हैं उससे 1 या 2% मेरे ऊपर फाइनल में आए हैं। बीईसी में 89 मैंने मॉक में स्कोर किए थे, फाइनल में मैंने 90 स्कोर किए। पार में 80 स्कोर किए थे मॉक में, और फाइनल में भी 80 आए हैं। अब अगला क्वेश्चन मेरा हमारे इंस्टीट्यूट को लेकर है। एक रीजन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखो, मार्केटिंग तो सारे इंस्टीट्यूट करते हैं, 3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है सीपीए। एक पेपर की कॉस्ट अराउंड 55 to 60,000 में, अगर डॉलर के रेट फ्लक्चुएट होते रहते। क्या वन पॉइंट था जो आपने डिसीजन लिया है कि आपको सीए शम्मी सलूजा एकेपीएस के साथ में अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना? क्योंकि अगर मैं यहाँ व्यूअर्स को कहना चाहता हूं कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, आपको टीचर पे फेथ होना बहुत जरूरी कि ये टीचर आपको पढ़ाने वाला है। तो क्या ऐसा फैक्टर था जो आपने डिसीजन लिया कि मुझे आपके साथ जाना है? ये मैं जानना चाहूंगा। सब मार्केट में ना दो तरीके के सिनेरियोज हैं इस टाइम। एक कोर मार्केटिंग बेस्ड है, एक और फैक्ट्स के बेसिस पे है, जहां पर आपको क्या क्वालिटी मिलने वाली है उसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जब मुझे पहली बार पता चला था तो मैंने पूरा मार्केट इवेलुएट किया था। मैंने चेक किया था कि कौन क्या दे रहा है। मैं आपसे मिलने भी आया था, आप उस दिन ऑफिस में नहीं थे। और मैंने सारे फैक्ट्स को जब एनालाइज किया, आपके मैंने मॉक वीडियोस देखे, और जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगा वो लगा पर्सनल टच। एक है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पैसे दे रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट आगे आपको 3-4 लोगों को सौंप देता है, और वो फिर सैलरी बेस्ड लोग जब चाहेंगे आपको बताएंगे, नहीं बताएंगे, आपको उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, बिकॉज दे हैव ए रूटीन, उनको उस चीज की सैलरी मिल रही है। या यहाँ पर क्या है कि यू आर ओनिंग इट, और आप एंड टू एंड उसे डिलीवर कर रहे हैं। और आपके जो लेक्चर्स में क्वालिटी मुझे मिली थी, जो मैंने मॉक लेक्चर्स लिए थे, ऑन द सेम डे आई मेड अप माई माइंड कि नहीं, मुझे यहीं से ही करना है। क्योंकि मुझे एज एन इंडियन स्टूडेंट मुझे शायद मार्केटिंग से उतना फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे जो क्वेरीज होंगी रियल टाइम बेसिस पे, इफ आई एम गेटिंग आंसर्स टू दोज क्वेरीज, आपके एंड से जो इंटरेक्शन हो रही है, जो पर्सनल सेशन हो रहे हैं, जो आप मतलब किसी भी टाइम, मेरे को एक ये भी फियर नहीं था। ये खैर ये कुछ चीजें मुझे ज्वाइन करने के बाद पता चली थी कि आपको मैं किसी भी टाइम पे मैसेज कर देता था। मैं कभी भी ये हेजिटेट नहीं किया कि रात के 11 बज रहे हैं या सुबह के 6 बज रहे हैं। जी मैंने जी। आपको मैसेज किया, और जितनी बार भी मैंने मैसेज किया है, आप हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहे। जब भी मैं मैंने रात को 12 बजे स्टूडेंट भी से बात की, बात, तो ये चीजें। हाँ बिल्कुल, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं कि देखिए, टीचर सभी अच्छे हैं, लेकिन आपको कौन सा सूट हो रहा है? मैं किसी इंस्टीट्यूट की कभी बुराई नहीं करूंगा कि बिकॉज डेस्टिनी ने अगर आपको टीचर बनाया है तो डेफिनेटली आपके अंदर कोई क्वालिटीज होंगी। लेकिन मैं स्टूडेंट को ये कहना चाहूंगा, आपको देखना चाहिए कि क्या आप इस फैकल्टी के साथ में अपनी इस जर्नी को पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही होता है। टीचर आपको कौन पढ़ाने वाला? अगर आपने किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया जहां पे मेन फैकल्टी केवल एडवर्टीजमेंट के लिए आए, बाकी उसके जूनियर फैकल्टी जो कि इंडस्ट्री का उनको एक्सपीरियंस हो सकता है, बट टीचिंग का एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस में डिफरेंस है। हो सकता है कि वो बिग फोर में किसी टॉप की कॉर्पोरेट प्रोफाइल पे काम करते हो, लेकिन क्या वो उतने अच्छे टीचर हैं? अगर वो उतने अच्छे टीचर होते तो उनके यूट्यूब पे पढ़ाने के वीडियोस डले होते। मैं जनरली देखता हूं कि मेन फैकल्टी के तो एक वीडियो होते हैं, बाकी जो जूनियर फैकल्टी है जो उसमें उनके वीडियोस डले नहीं होते पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि फियर है कि कहीं इनके लेक्चर को देख के बच्चे हमसे कन्वर्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, टीचर सब अच्छे हैं अगर आप जेन्युइनली पढ़ाते हैं, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको देखना चाहिए कि क्या वो आपके अकॉर्डिंग सूटेबल है या नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक सब्जेक्ट के बारे में मैं जनरली आपसे जानना चाहूंगा, ऑडिटिंग। बहुत सारे बच्चे फीडबैक देते हैं कि सर ऑडिटिंग इज ए लैंग्वेज पेपर। तो यहां पर हमारा 50% हमेशा हमें लगता है कि ये क्वेश्चन सही होगा, ये क्वेश्चन गलत होगा। तो ऑडिट को कैसे मैनेज करें? सर कॉन्सेप्चुअल पेपर है, इट इज नॉट ए लैंग्वेज पेपर, कॉन्सेप्चुअल है। लैंग्वेज में दे आर शेयरिंग द मीनिंग्स, आपने ऑडिट करना कैसे है, किस तरीके के आपको प्रोसीजर लगाने हैं, क्या सब्सटेंशियल प्रोसीजर लगाने हैं। लेकिन जब आपको टेस्ट किया जाता है, वो आपको एप्लीकेशन पे किया जाता है। दे विल बी शेयरिंग द सिनेरियोज विद यू, और उसमें आपकी जजमेंट देखी जाएगी कि हाउ एग्जैक्टली एज एन ऑडिटर यू आर बिहेविंग इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो मुझे लैंग्वेज से ज्यादा ये एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट एप्लीकेशन। प्रोसीजर्स, जी। एप्लीकेशन ज्यादा लगा। आपको एप्लीकेशन अगर आती है, यू विल बी एबल टू मैनेज दिस सब्जेक्ट। उसके बाद कितने रिवीजन आपने करे? मैंने जनरली एक आर्टिकल्स पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चों हमसे पढ़ते हैं, पास भी होते हैं। कितने रिवीजन लगना चाहिए? मेरा ओपिनियन, मेरा खुद का अगर मैं आपको ओपिनियन करूं, मुझे लगता है एटलीस्ट
आपको एग्जाम देने के पहले 3 रिवीजन कर लेना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर हो सकता, कोई बहुत आउट क्लास टीचर हो, मतलब स्टूडेंट हो जिसको बिल्कुल एक बार पढ़ के समझ में नहीं आता, बट मुझे लगता है 3। आपका क्या ओपिनियन है? सर सेम ही है जो आपने कहा, मैंने हर सब्जेक्ट की 3 बार रिवीजन ही की है। और 3 बार रिवीजन के बाद आई वाज इन ए सिचुएशन कि मैं क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली हैंडल कर पा रहा था किसी भी यूनिट से। बिल्कुल, तो 3 टाइम्स रिवीजन रिक्वायरमेंट होगा। एक पेपर की कॉस्ट अराउंड 50 to 60,000 है, एक अगर डॉलर में, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली एग्जाम दिया है। 60 की अप्रॉक्स पड़ती है सर, अब डॉलर रेट फ्लक्चुएट हो रहा है तो। 60,000 रुपए आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं एक पेपर के लिए। तो मैं आपसे जनरली ये कहूंगा कि अगर आपका एक बार शुरुआती पेपर अगर बिगड़ गया तो डेफिनेटली आपके अंदर डाउट्स आ जाएंगे कि अब मेरा पहला पेपर चला गया, मेरे 60,000 वेस्ट हो गए। फिर आप जब सेकेंड टाइम एग्जाम देने जाएंगे तो एक आपके मन में सेल्फ डाउट आएगा कि यार कहीं इस बार भी नहीं हुआ तो फिर आप शायद कोशिश ना कर पाए। तो आपको ये फियर था कि नहीं? सर फियर था। और मतलब मेरा जो पहला एग्जाम था ना, मैंने फार से स्टार्ट किया था। और फार मुझे कहीं ना कहीं इजी भी लगा, और आपने बहुत डिटेल में समझाया था। और टाइम भी बहुत था, क्योंकि मेरे को कोई जल्दी नहीं थी उस टाइम, मेरा कोई क्लॉक स्टार्ट नहीं हुआ हुआ था। तो फर्स्ट पेपर देते हुए थोड़ा सा तो सर डर था, क्योंकि आप 60,000 की कॉस्ट लगा रहे हो। और अगर 1% आप फेल हो गए तो वो अंदर एक डिमोटिवेशन बैठ जाता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा। बट जब मैं पेपर दे के भी निकला तभी मुझे यही लगा कि शायद मैं फेल हो जाऊंगा, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। वो फियर हमेशा रहेगा, बट आपको ओवरकम करना ही होगा। और पहले पेपर में कभी भी जल्दबाजी मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है आप तैयार नहीं है, आप 15 दिन और ले लीजिए। बट आपको फुली प्रिपेयर होकर ही जाना चाहिए, क्योंकि पहला पेपर क्लियर करते ही आपकी क्लॉक स्टार्ट हो जाएगी। तब आपको 18 महीने में बाकी तीनों पेपर निकालने हैं। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, ऑर्डर ऑफ एग्जाम क्या होना चाहिए? आपने जनरली फार, ऑडिट, रेगुलेशन और बीसी, मतलब ये सब्जेक्टिव मैटर है, या अगर आप एक जनरल पर्सन बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट को गाइड करना चाहें, बिकॉज अब आपने इस एग्जाम को पास किया है, तो कौन सा पेपर पहले देना चाहिए? आपको क्या लगता है? सर मेरे हिसाब से पहले आपको फार ही अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि फार आपका ऑडिट में भी कहीं ना कहीं कवर होता है। जर्नल एंट्रीज आपकी ऑडिट, मेरे ऑडिट के एग्जामिनेशन में जर्नल एंट्रीज आई हुई थी। तो अनटिल अनलेस आपको फार नहीं पता होगा अच्छे से, आप जर्नल एंट्री ऑडिट में भी है नहीं कर पाओगे, और ऑडिट के प्रोसीजर और क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला वो भी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। सो फार शुड ऑलवेज बी फर्स्ट। और सेकंड ऑडिट ही होना चाहिए, जो मेरी अपनी परसेप्शन है। बीईसी और रेगुलेशन में आप फ्लक्चुएट कर सकते हो, मैंने रेग पहले चुन लिया था। लेकिन बीईसी भी आप कर सकते हो, क्योंकि ऑडिट के चैप्टर आपके और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर आपके बीईसी में कवर हो रहे हैं। तो आप थर्ड बीईसी ले सकते हो और फोर्थ रैंक रख सकते हो। एक सिमुलेशंस को सॉल्व करने में एग्जाम में आपने कितना समय लिया? और मुझे कमाल की बात है, हर पेपर के बाद मेरी आपसे बात होती तो आपको हमेशा डाउट होता था कि सर आई एम नॉट श्योर कि क्लियर मैं होगा जाऊंगा। या नहीं होगा। और मैं हमेशा बोलता था कि यार तुम 100% पास करोगे। सिमुलेशंस एग्जाम में कितना समय लेना चाहिए, और क्या आपके सारे सिमुलेशंस हो जाते थे? क्योंकि देखिए सिमुलेशंस में भी स्टेप मार्किंग होती है, मतलब उसमें भी क्वेश्चन स्टेप्स में होते हैं। कभी जनरल एंट्री करना है तो 5 जनरल एंट्री करना है, या सेल्स में आपको फिगर चूज करना। सिमुलेशंस आपके हो जाते थे टाइम से? हाँ सर, सिमुलेशन मतलब मुझे पहले एग्जाम में चैलेंज हुआ था टाइम मैनेजमेंट का। बट वो एक लर्निंग की तरह था, फर्स्ट एग्जाम में मैंने सीख लिया था मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ। और 20 मिनट जो मुझे लगता है एवरेज आपको एक सिम को देना चाहिए। 20 मिनट से ऊपर आपको स्पेंड नहीं करना चाहिए, टारगेट यही रखेंगे तभी आपका टाइमली पेपर हो पाएगा। अब कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं, उसमें एक एक करके क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। क्या आपको यहाँ पर रेगुलेशन के पेपर में लिमिट्स वगैरह को याद करना पड़ता है? क्या क्रैमिंग इज ए पार्ट ऑफ यूएससीपी एग्जामिनेशन और नॉट? की सर 2022 में फेज आउट की ये लिमिट है, चाइल्ड क्रेडिट की ये लिमिट है, ऑडिट में ये याद रखना पड़ेगा? क्या याद करना पड़ता है? 0% याद करके भी जा सकते हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सर आपको कॉन्सेप्चुअल पता होना चाहिए, याद करने वाला कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा जहां आपको फेज आउट पता होने चाहिए। सिर्फ एक क्वेश्चन था, वो बहुत जगह क्रिटिकलिटी थी जहां पर आपका मोम एंड डैड रूल लगता था रेगुलेशन में। वो मैंने पढ़ा भी था कि वो आपको याद होना चाहिए, और वो मेरे पास आया भी था। उसके अलावा कहीं कोई फेज आउट, कहीं कोई आपकी कितनी लिमिट्स है, कुछ भी टेस्ट नहीं हुआ। सब कुछ आपका स्ट्रेट अवे था। ओके। एक वीक में कितने घंटे कम से कम पढ़ना ही चाहिए? ऐसा कोई फॉर्मूला है? क्योंकि कई स्टूडेंट्स, मतलब मैं देखता रहता हूँ मार्केट में वीडियोस देखता रहता हूँ कि 20 घंटे, 40 घंटे, एटलीस्ट मिनिमम स्टडी आवर्स क्या होने चाहिए? सर थोड़ा सा सब्जेक्टिव, मैं थोड़ा स्लो लर्नर था तो मैं टाइम लेता था, तो मेरा यही रहता था कि रात को 4 से 5 घंटे डेली देना, और सैटरडे संडे में थोड़ा एक्सटेंडेड टाइम देना, जो 8 घंटे भी हो जाते थे, कई बार 9 घंटे भी हो जाते थे।
अपकमिंग फ्यूचर सीपीएस को जो इस कोर्स को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, जिनके मन में थोड़ा सा डाउट होता है कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट 3.5 लाख, सो क्या इतना इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपको ऑफर्स आते रहते होंगे डेफिनेटली, ऑलरेडी आपको 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। सीपीएस से क्या बदल जाने वाला है अभी, आपको क्या लगता है? और आप क्या अपकमिंग जो इस कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनको गाइडेंस देना चाहेंगे? क्योंकि आपने सीपीए को ज्वाइन करने से पहले बहुत सारा रिसर्च किया, आपको बहुत सारे जॉब के ऑफर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, और आप सीपीए हैं भी, तो क्या सजेशन देंगे आप? सर, हर पैनी सीपीए पे स्पेंड की हुई वर्थ है। चाहे आप एक बार में अगर पास नहीं भी होते, आप दोबारा भी लगा रहे हैं बाय एनी चांस, वो हर पैनी आपकी वर्थ है, क्योंकि जो इसकी आरओआई है जब आप एक बार पास हो जाएंगे, वो बहुत ज्यादा होगी, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा इससे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को देख के डरना इज नॉट समथिंग आई रिकमेंड कि आप डर के पीछे हट जाएं। आपकी फेजेस वाइज जाती है, आपको 3.5 लाख रुपए इकट्ठे नहीं लगाने, आपको ओवर द पीरियड 2 साल या 1.5 साल जिस भी टाइम फ्रेम में आप कवर करेंगे उसमें लगाने हैं। और ये 3.5 लाख रुपए आपको बहुत ज्यादा बढ़ के मिलने वाले हैं। पहला एस्पेक्ट तो सर इसका ये है, मॉनेटरी टर्म्स में इसे काउंट करना नहीं है आपको, अपने आर्स जो आप इन्वेस्टमेंट अपनी आर्स की डालने वाले हैं, जितना आप समय लगाने वाले हैं, वो आपको देखना है कि क्या आप उसे लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, क्या मेरे पास उतनी फिजिबिलिटी है अपने डेली रूटीन से। अब एक बहुत ही मतलब सभी लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही होते हैं, तो आपको आपका शेड्यूल मैनेज करना है। अगर आप शेड्यूल मैनेज कर सकते हैं और इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो हर पैनी इसमें लगाई हुई वर्थ है सर। अच्छा, मेरे पास है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्रकार के आते हैं, क्योंकि मैं जनरली पर्सनल काउंसलिंग करता हूं। सर, हमारी स्टडी में 7 से 8 साल का गैप है, हमारी बहुत अच्छी इंग्लिश भी नहीं है, हमने बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड नहीं है, अकाउंट्स में बीकॉम हमने किया हुआ है, क्या मैं सीपीए बन सकता हूं? ये बहुत सारे यूट्यूब पे मेरे चैनल पे लिखते हैं लोग। तो मैं एक सीपीए से बात करना चाहता हूं, आपकी स्टडी में कितने साल का गैप था? लास्ट आपने कब आपकी एग्जाम पास की? लास्ट आप 2023 में सीपीए पास कर रहे हैं, उसके पहले आपकी एजुकेशन क्या है? सर लगभग मेरा 2007 में मैंने ग्रेजुएशन किया था, और उसके बाद आई वेंट फॉर एमबीए, तो 2010 आई वुड से कि लास्ट था मेरा, 2010-11। उसके बाद लगभग 10 से 11 साल का मेरा डिफरेंशियल था, जहाँ पर आई वाज नॉट ये मेरे स्टडिंग लिए बड़ा एनीथिंग। मैं सरप्राइज है कि 10 साल का गैप, और अमेरिका के चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन को आपने समझ भी लिया, पास भी हो गए। क्या ऐसी एक या तीन क्वालिटी होनी चाहिए? मैं बताऊंगा उसके बाद, मुझे पता है कि तीन क्वालिटी क्या होना चाहिए, बट जो कि अभी रिसेंटली 2023 में पास कर रहे हैं, क्या पैरामीटर्स, क्या क्वालिटी होनी चाहिए सीपीए बनने के लिए? एक सिंपल बीकॉम ग्रेजुएट, नो चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड, तीन चार सर, क्वालिटी। पहली चीज तो है आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं कर लूंगा। ठीक अगर है। आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप कर ही लेंगे। सेकंड थिंग, आपको पेशेंस के साथ अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप पहली बार में ही करेक्ट होंगे। बहुत सारे एग्जाम्स में इवन आई वाज वरीड, जब मैं बीईसी के सिम्स कर रहा था मैं बहुत लो स्कोर कर रहा था, बट वो पेशेंस के साथ आपको आपकी गलतियां ढूंढनी होंगी, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ आप गलत कर रहे हैं, एंड ओवर द पीरियड यू विल रिकवर। और तीसरा, आपका डेडिकेशन होना चाहिए। आपके अंदर आपने पैसा भी लगाया है, सब कुछ लगाया है, उस डेडिकेशन के तरफ आपको एक गोल की तरफ अपने बढ़ना है। तो डेडिकेटली आप जो भी आपने टाइम कमिट किया हुआ है कि मैं दिन के 2 घंटे दूंगा, 3 घंटे दूंगा, उसमें आपको कोई सेक्रीफाइस नहीं करना, और वो आपको लेके चलना है। ओनली देन यू विल बी एबल टू सक्सीड। अब मैं यहाँ पे एड ऑन करना चाहूंगा, देखिए सीपीए का कोर्स उतना डेप्थ में नहीं है कि अगर आप सीए फाइनल के कोर्स से कंपेयर, क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, जितना सीए फाइनल का एक सब्जेक्ट है ना, अगर मैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करूं, उतना सारा मिला लिया जाए ना तो उतना सीपीए। अब मैं इस आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या कोर्स को समझते समय डिफिकल्ट है क्या? देखिए, पास करना एक अलग चीज है, समझना अलग चीज है। पास कब इंसान होता है? जब वो कोर्स को पहले से अच्छे से समझ लेता। समझने में कोई प्रॉब्लम आती है क्या? अंडरस्टैंड करने में? ऐसा तो नहीं है कि कोई, हम रॉकेट साइंस तो बात नहीं कर रहे, जो इंडिया में आपने नहीं, पढ़ा कहीं उससे रिलेट कर पाते हैं आप? हाँ सर, मतलब अकाउंटिंग तो डेबिट क्रेडिट इज ऑलवेज सेम, ऑडिटिंग भी आपकी सेम ही है। आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ अजीब सा दिया हुआ है और कुछ समझ में नहीं आ रहा। थिंग्स आर सेम। अगर मैं ऑडिट की बात करूं, ऑडिट जो हम इंडिया में देखते हैं या करते हैं वही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी लगभग वही है। और रेगुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, बट वो भी मैनेजेबल है, आपको समझ में आ जाएगा, आपको अप्लाई करना आ जाएगा। तो समझने में मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ चैलेंज आएगा। हाँ, क्योंकि इसमें कोर्स में अगर कंटेंट की बात करूं, फाइनेंस का कॉस्ट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बनाते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप पढ़ते हैं, ये सारी चीजें तो मैनेजेबल है। अब कई व्यूअर्स हमसे पूछते हैं
बच्चों के क्वेश्चन है इसलिए मैं लेते जा रहा हूं कि 2024 में जैसे कोर्स अभी चेंज होने वाला है, तो अभी आपने तो 2023 में ही इसको पास कर लिया है, तो क्या हमें 2024 में इसको स्टार्ट करना चाहिए या 2023 में हम स्टार्ट कर लें? कई बच्चों के ऐसे क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है? सर मेरे हिसाब से जितना अर्ली आप स्टार्ट कर रहे हैं उतना आपके लिए बेटर है। द ओनली सब्जेक्ट दैट इज चेंजिंग इज बीईसी। जी। तो अगर आपको बहुत ज्यादा कंसर्न है भी कि मुझे बीईसी रिवाइज वाला नहीं देना, मुझे अभी ही देना है, तो आप फर्स्ट बीईसी उठा लीजिए और बीईसी को आप किल करके आगे बढ़िए। और बीईसी में भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला जितना मैंने रीड किया है, बट वहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि किस स्पेसिफिक एरिया में आप अपनी स्टडीज को फर्दर करना मतलब उसमें चाहते हैं। कोर मॉड्यूल उन्होंने हैं और फिर आप इलेक्टिव आप चूज कर सकते हैं। हम्म। बिल्कुल ठीक आपने कहा। उसके बाद एक स्टूडेंट मुझसे ये कह रहे हैं कि सर, रिकॉर्डेड क्लासेस वर्सेस लाइव क्लासेस, आपके बारे में बताना चाहूंगा। आपने आई गेस 3 सब्जेक्ट की लाइव पढ़ी है। जब हमारी चौथी क्लास की लाइव चल रही थी तो आपने खुद ने गैप ले लिया था कि सर बोले मैं इसको निकाल लेता हूं, फिर आपने चौथा रिकॉर्डेड पढ़ा। तो लाइव और रिकॉर्डेड में आप ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे? सर लाइफ में आप एक, मेरे को जो लगा मैं अपना बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लाइफ में अटेंशन आपकी थोड़ी सी ज्यादा होती है। रिकॉर्डेड में क्या होता है कि आपके सराउंडिंग में कुछ चल रहा है तो आप उसके लिए कई बार डाइवर्ट भी हो जाता है आपका माइंड। लाइव, अगर मैं कहूँगा अगर मुझे लाइव मिल रहे हैं आई वुड प्रेफर लाइव, क्योंकि मेरे पास टारगेट रहता है कि जो आपने आज करा दिया, आप कल नेक्स्ट सेशन लेने वाले हैं, तो उससे पहले मुझे आपका कराया हुआ कंप्लीट करना है। मुझे उस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग 100% बिठानी है, ताकि मैं कल के लेक्चर के लिए अपने आप को तैयार कर पाऊँ। तो लाइव में ये बेनिफिट बहुत ज्यादा है। रिकॉर्डेड में ऑल्दो आपके पास एक टाइम की फिजिबिलिटी होती है कि आप अपने हिसाब से कभी भी ले सकते हैं, लेकिन जो मुझे एक चैलेंज लगा वो ये लगा कि कई बार हम जब रिकॉर्डेड क्लासेस ले रहे हैं हम स्पीड बढ़ा देंगे, हम कहेंगे कि नहीं मुझे तो ये आता है, और ये उसमें कई इंपॉर्टेंट टॉपिक कई बार हम स्किप कर जाते हैं, दो आपने बताए होते हैं, वो स्किप होने के बाद फिर लगता है अरे यार हमसे हो क्यों नहीं रहा, ये तो हमने पूरा लेक्चर ले लिया। तो आई वुड प्रेफर लाइव लेक्चर इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डेड। बाकी दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि जैसे आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देखते थे लाइव, उसके बाद क्या बुक की खुद प्लेन रीडिंग करते थे कि नहीं? मैं स्टूडेंट का जब स्टडी प्लान बनाता हूं ना 1 to 1, तो मैं बोलता हूं मेरे लेक्चर वॉच करो, उसके बाद बुक की भी एक बार रीडिंग करो, क्योंकि एग्जाम में एक एक पॉइंट के ऊपर एमसीक्यू आता है। आप मेरे लेक्चर देखने के बाद ग्लैम रिव्यू प्रोवाइडर्स की जो बुक्स हमने आपको प्रोवाइड की थी उसको रीड करते थे या नहीं करते? बिल्कुल सर करता था। आपका लेक्चर सुनने के बाद मैं उन्हें रीड करता था, और फिर जो मिक्सचर में कॉम्बिनेशन में मेरे जो हैंड रिटन नोट्स होते थे वो मैं हर चैप्टर के बनाता था, जो क्रक्स में होते थे कि क्या क्या की पैरामीटर्स आपने बताए हैं, कौन सा आपने एग्जाम्पल कोट किया है, उसे लिख लेता था। और वो सारी चीजों से एक फिर एक क्रक्स में एक नोट्स बन जाते थे जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए बेटर रहते थे। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और ले लेते हैं। सीपीए क्या वैल्यू रखता है आपके लिए? मतलब सारी बातें हो गई, अब आगे आप क्या देखते हैं कि इस डिग्री से आप, मतलब आने वाले जो समय में डेफिनेटली आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, ग्रेजुएट स्टूडेंट, देखिए इंस्टीट्यूट अगर बोले वो तो ठीक है, लेकिन एक जो कैंडिडेट खुद ने पास किया उसका क्या परसेप्शन है? अपने सराउंडिंग में आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती है बिकॉज आप बहुत अच्छी कंपनीज में काम कर चुके हैं, आप इंटरनेशनली जॉब कर चुके हैं आप। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना चाहूंगा आपके कॉर्पोरेट्स में क्या बातें होती हैं सीपीए को लेकर, और आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर है सीपीए का आने वाले समय में? सर सीपीए आपको डेफिनेटली एक एज देगा, इंडस्ट्री में देगा, इंडिया में देगा, इंडिया के बाहर देगा। अपॉर्चुनिटीज, आपका एरिया और आपका होराइजन ऑफ अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। तो ये हमेशा एक बेनिफिट रहेगा। इसके दो तरीके हैं। सीपीए आपको एक तो पर्सनल, एक आपने कुछ अकम्प्लिश किया है अपनी लाइफ में, एक वो सेटिस्फेक्शन हमेशा आपके पास रहेगी। सेकंड, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत रहेंगी। एक ग्रेजुएट स्टूडेंट के पास अपॉर्चुनिटी लिमिटेड होती हैं, डिस्पाइट कई बार आपके पास नॉलेज होती है, लेकिन आपको सिर्फ इस क्राइटेरिया के बेसिस पे हटा दिया जाता है कि आपके पास एक क्वालिफिकेशन नहीं है। सीनियर प्रोफाइल में मैं बोलता हूं सीपीए के साथ में आपके ऊपर खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नाउ आई हैव अ डिग्री, आई हैव अ डेजिग्नेशन, आई हैव अ लाइसेंस। और जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है उसकी नजरों में आपकी क्रेडिबिलिटी होगी कि ये पर्सन माइंडेड है। माइंडेड आप बिना सीपीए करे भी हो सकते हैं, हर दुनिया में हर कॉमर्स स्टूडेंट सीपीए नहीं है, लेकिन जो एम्प्लॉयर है वो आपको कहीं ना कहीं स्किलफुल पर्सन मानेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी होगी। और एक प्रोफेशनल डिग्री का जो कॉन्फिडेंस होता है वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूं कि जिस दिन मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम को पास किया मेरी लाइफ में 360 चेंजेस है। तो यही
मैं यश आपको बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाले समय में कंप्लीट अच्छे प्रोफेशनल बने और सीपीए आपकी जिंदगी में एक गेम चेंजर हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं. सो थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन सर. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर इंस्टीट्यूट बिकॉज वी ऑल्सो नीड सच काइंड ऑफ स्टूडेंट